सुप्रभात। मैं त्रिलोकी पांडे, हिंदी शिक्षक, कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं कक्षा 9th हिंदी सब्जेक्ट स्पर्श भाग 1 पाठ प्रथम शीर्षक धूल। पहले भी मैंने धूल के बारे में आपको अवगत करा दिया हूँ। और सेकंड पैराग्राफ, हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसकी नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य है वे नर मैले जो कृत गात कन्या लगाए धूरी धूरी ऐसी लड़कान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है क्योंकि धूल के प्रति उनमें हीन भावना है। वे इससे सुंदरता के लिए खतरा मानते हैं। इस धूल से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे भवनों इमारतों में रहते हैं ताकि वे धूल से बचे रहें। वे कृत्रिम चीज़ों को पसंद करते हैं, कल्पना में विचरते रहना चाहते हैं, वास्तविकता से दूर रहना चाहते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता धूल है। जो धूल मिट्टी में सने बड़े हैं वो काफ़ी हरे होते हैं, मजबूत होते हैं, उससे वो दूर रहते हैं। वह हीरों का प्रेमी है, धूल भरे हीरों का नहीं। धूल से भरे हीरे की संज्ञा आपको पहले बता दी है। कौन है धूल से भरे हीरे? धूल की कीमत को वह नहीं पहचानते हैं। और फिर लेखक लिखते, धन्य धन्य हैं वे नर मैले जो कृत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़कान की। लेखक इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि वह नर धन्यवाद के पात्र हैं जो धूरी भरे शिशुओं को गोद में उठाकर गले से लगा लेते हैं। वह उनके अंदर हीन भावना नहीं है। ऐसे बच्चों को वह कृष्ण के रूप में लेकर के गले से लगा लेते हैं। बच्चों के साथ उनका शरीर भी धूल में सन जाता है। लेखक को मैले शब्द का हीनता का बोध तब होता है जब लोग उसको गले से लगाना नहीं चाहते। ऐसे बच्चों में उनको भेद बुद्धि नज़र आती, जबकि ऐसे भेद बुद्धि नज़र नहीं आनी चाहिए। शिशु भोलानाथ के संसर्ग में तो मैले जो करत गात है, जो हमारे शरीर को गंदा करता है, लेकिन वह क्या है? बहुत बहादुर है, बहुत मजबूत है, पहलवान है। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह कहीं उबकाई तो नहीं आने लगती। उबकाई मतलब यहाँ वॉमिटिंग आने लगती। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनको इससे उबकाई आने लगती है, जबकि अखाड़े की मिट्टी की विशेषता है। अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी से अलग है। इसे तेल और मट्टे में सिझाया जाता है। जो पहलवान लोग होते हैं वो तेल लगाते हैं तो वह तेल मिट्टी अखाड़े की मिट्टी में भी मिल जाता है। इसे देवता पर चढ़ाया जाता है। पहलवान को अखाड़े की मिट्टी ही विश्व विजयी बनाती है। लेकिन जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उसको क्या होता है? उबकाई आने लगती है। जो अखाड़े के लोग हैं वो प्रेम करते हैं और देवता को चढ़ाते हैं। जो बचपन में धूल में खेला है वह जवानी अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लेखक पाठ से देशभक्ति की भावना को जोड़ता है। जो बचपन जिसका गाँव में बीता है वह जवान होने पर भी उस अपने बचपन की बातों को भूलता नहीं। अखाड़े की मिट्टी से सनने से अलग न रह सकता। यह साधारण धूल नहीं है, कोई ऑर्डिनरी डस्ट नहीं है, वरन तेल मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। ऐसा जो सुख है, हैप्पीनेस है, वह बहुत कठिन से मिलता है। पसीने से तरबतर पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। पसीने से जब तरबतर उसका बदन होता है तो ऐसा अखाड़े में लड़ते समय, रेसलिंग करते समय लगता हो आदमी मिट्टी में कुआं खोदकर बाहर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल जाती है, उसकी मांसपेशियों में काफ़ी ताकत आ जाती है, वह फूल जाती है। आराम से वह हरा होता है और वह आराम से बिल्कुल जब रेसलिंग करने के बाद अखाड़ों में जब वह उस पर चित्त होकर अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त होकर बिना किसी चिंता के निर्द्वंद होकर बिना किसी दुविधा के वह वहाँ पर चित्त होकर लेट जाता है और संसार जीत
जीता हुआ मालूम पड़ता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, मिट्टी ही उसके शरीर को और मजबूत बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है हुआ है। क्योंकि यह जो हमारा शरीर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मिट्टी से ही बना हुआ है। अभी के टाइम में हम देखते हैं कि जो भी मजदूर लोग गांव जाते समय उनको खाना पीना नहीं मिला, बेचारे भूखे भी मर गए, तो जो हमें अनाज पैदा होता है वह कहाँ से होता है? इन्हीं मिट्टी से होता है। इसलिए लेखक लिखते हैं कि हमारा शरीर जो बना है वह मिट्टी से ही बना है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की आसरता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। शरीर और मिट्टी को लेकर के इस वर्ल्ड में इसकी वैधता के बारे में बहुत कुछ कहा जाकर किसी को कहा जाए, साधारण सोच वाले व्यक्ति को जो रियलिटी तक नहीं पहुंचते, तो वह इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व मूल्यवान चीज़ हैं, अनिवार्य है जीवन के लिए, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जो भी मूल्यवान चीज़ है जीवन जीने के लिए वह सब इस मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान देते हैं, बनाते हैं, वे सब मिट्टी की उपज है, वह मिट्टी से ही मिलते हैं। रूप, कोई भी चीज़, हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं अपने चेहरे पर फ्रेशनेस के लिए, चंदन लगाते हैं, कहाँ से है वो रूप? किस चंदन? बहुत सारे आप एडवर्टाइज में, विज्ञापन में सुनते होंगे, चंदन का क्रीम लगाने से हमारे रूपों पर हमारे निखार आता है। मेहंदी जो हम अपने बालों में लगाते हैं वो कहाँ से आया? वह मिट्टी से पैदा हुआ। रस, जो भी हम रस पीते हैं, आनंद मिलता है, जहाँ पर हम गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, उद्यान में जाते हैं, वहाँ पर जो हमें आनंद आता है वह मिट्टी की ही देन है। हरी हरी घास पर मिट्टी की भी देन है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, हेलन केलर ने कहा था कि महंगे कालीनों पर बैठने से जितना मुझे आनंद नहीं आता, उतने हरी हरी घास पर बैठने में आनंद आता है। स्पर्श, उसको टच करने में भी सभी कुछ इन्हें कौन संभव करता है? इन्हें संभव करता है मिट्टी। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, हम मानते हैं कि मिट्टी और धूल में अंतर है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, फिर भी लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में। शब्द के बिना रस की कल्पना नहीं की जा सकती, और रस के बिना शब्द की कल्पना असंभव है। ठीक दोनों में ऐसा ही संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देह और प्राण, प्राण है तो देह है, देह है तो प्राण है, दोनों एक के बिना दोनों अधूरे हैं। चांद और चांदनी, चांदनी है तो चांद है, चांद है तो चांदनी, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। उसी तरह मिट्टी और धूल की भी संज्ञा यहाँ पर रामविलास शर्मा जी ने दिया है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, मिट्टी की जो चमक है उसका नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसके धूल से होती है। मिट्टी का जो रंग रूप है उसकी पहचान भी, उसका आइडेंटिफिकेशन भी धूल से ही होता है। इसके बारे में मैंने पहले बताया, जहाँ पीली मिट्टी होगी वहाँ पीली धूल होगी, जहाँ लाल मिट्टी होगी वहाँ लाल धूल होगी। जिस कलर की मिट्टी होगी, जिस रंग की मिट्टी होगी, उसी रंग का क्या होगा? धूल होगा। अब यहाँ पर लेखक रामविलास शर्मा जी कहते हैं, ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। जो ग्रामीण भाषाओं में है, जो एक बिल्कुल लिटिल ज्ञान हमें छोटा सा नॉलेज देती है, वह गर्द के रूप में इसको अपने भाषा में कभी प्रयोग नहीं करती। क्यों? वह इसके महत्व को जानते हैं। धूल, जिसे वह गोधली शब्द में ही हमने अमर कर दिया। धूल वह है जिस गोधली के बारे में आपको बता चुका हूँ, और गोधली शब्द में कवियों ने इसका इमोर्टल कर दिया। अमराइयों के पीछे छुपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। अमराइयाँ आम का बगीचा के पीछे जो सूर्य की किरण जो उसके पीछे छिपी होती है, वह धूली सोने को मिट्टी कर देती है।
किरणें जो है धूली को सोने को भी मिट्टी कर देती है। वहाँ पर जो सोना होता है उसको भी मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ तहाँ अस्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। अब यहाँ पर कभी और प्राकृतिक चित्रण को जोड़ता है। शाम को सूर्यास्त की किरणें बिल्कुल सुनहली होती हैं जब हरे हरे पत्तों पर पड़ती है, धूल उड़ते हुए पड़ती है। फिर जब बैलगाड़ी, यहाँ गाड़ी का मतलब लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद बादल किस तरह से होता है, वह जो धूल उड़ती है वो रुई के बादल की तरह, रुई कॉटन, उसके क्लाउड की तरह, या ऐरावत हाथी के पथ, ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति। ऐरावत कौन है? इंद्र का सफ़ेद हाथी, लॉर्ड इंड्स एलिफेंट, उसके समान नक्षत्र पथ की भांति, उसका जो नक्षत्र पथ है, रास्ता है, उसकी तरह वहाँ पर हमराइयों के पीछे अस्थिर रह जाती है। चांदनी रात में जब मूनलाइट नाइट में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे, मेले में जब मेले जाने वाली जो गाड़ियाँ जाती हैं, बैलगाड़ियाँ, उसके पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, कौन? धूल। कवि की कल्पना की भांति, उसकी तरह, कवि की जिस तरह इमेजिन होती है उसी तरह वह उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर, जो बच्चे के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। बच्चे के मुंह पर फूल के पंखुड़ियों पर उसका साकार सुंदरता बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है, धूल उसी का नाम है। थैंक यू। फिर अगले ऑडियो में इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।